मध्य प्रदेश के जबलपुर में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। रेलवे कॉलोनी में एक रेलवे कर्मचारी और उसके 8 साल के बेटे की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद कातिल ने पिता का शव सोफे पर और बेटे के शव को फ्रिज में रख दिया। वहीं मृतक की नाबालिग बेटी भी गायब है। पुलिस ने मामले की हर एंगल से जांच भी शुरू कर दी है। कातिल की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में शरण लेने वाले मतुआ समुदाय के लोगों ने सीएए लागू होने के बाद जमकर जश्न मनाया था, क्योंकि सीएए लागू होने के बाद मतुआ समुदाय के लोगों को लगने लगा कि उनकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। मतुआ समुदाय के लोगों का मानना है कि सीएए लागू होने से उन्हें भारत का नागरिक होने का ठोस सबूत मिल जाएगा, क्योंकि बंटवारे के बाद तब के पूर्वी पाकिस्तान और मौजूदा वक्त के बांग्लादेश से हजारों की संख्या में मतुआ समुदाय के लोगों ने भारत के पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल और असम में शरण ली थी। उस वक्त के अखबारों के मुताबिक मतुआ समुदाय के लोगों को पश्चिम बंगाल में बसाने के लिए ठाकुरगंज नाम की बस्ती बसाई गई थी। शरणार्थियों की ये बस्ती बांग्लादेश की सीमा के बिल्कुल करीब थी। मतुआ समुदाय की स्थापना गरीब दलित परिवार में जन्मे हरिचंद ठाकुर ने की थी। उन्होंने 1812 में तब के बंगाल और वर्तमान के बांग्लादेश के ओराकांदी में इस समुदाय की नींव रखी थी। हालांकि जब भारत का बंटवारा हुआ था तब उनके परिवार के कुछ सदस्य पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल आकर बस गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूरी जानकारी साझा नहीं करने के लिए एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड से जुड़ी तमाम जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था। और कोर्ट के इस आदेश के बाद 13 मार्च को एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी थी। एसबीआई की तरफ से चुनावी चंदे के आंकड़े 12 अप्रैल 2019 से लेकर 11 जनवरी 2024 तक के जारी किए गए, लेकिन बैंक की तरफ से बॉन्ड के यूनिक नंबर नहीं दिए गए। असल में हर इलेक्टोरल बॉन्ड का एक अलग यूनिक नंबर होता है। इसके जारी होने के बाद यह पता लगाया जा सकता है कि इस नंबर का बॉन्ड किस राजनीतिक दल ने कैश करवाया। मतलब एसबीआई की तरफ से यह जानकारी ही नहीं दी गई जिससे इस बात का पता चल सके कि किस कंपनी के इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने खरीदा था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट एसबीआई पर भड़क गई। बाकायदा एक नोटिस जारी करते हुए 18 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से इस पर जवाब भी मांगा, क्योंकि 11 मार्च को कोर्ट ने एसबीआई से चुनावी चंदे की जानकारी देने और चुनाव आयोग को 15 मार्च तक इसे साझा करने का आदेश दिया था। बाद में चुनाव आयोग ने तय समय सीमा से एक दिन पहले यानी 14 मार्च को ही चुनावी चंदे की जानकारी अपनी वेबसाइट पर डाल दी। डेटा सामने आते ही सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों के नाम सामने आ गए। किस पार्टी को सबसे ज्यादा और सबसे कम चुनावी चंदा मिला इसका भी पता चल गया। और इलेक्टोरल बॉन्ड की उस लिस्ट में सबसे ऊपर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज नाम की कंपनी का नाम दिखा। ये कंपनी लॉटरी किंग के नाम से मशहूर 59 साल के सैंटियागो मार्टिन की बताई गई। दावा है कि उनकी कंपनी के जरिए सबसे ज्यादा चंदा दिया गया। और ये रकम कोई 100-200 करोड़ नहीं थी, बल्कि कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए चंदे में ही दे दिए। यानी इतना पैसा जिसके बारे में सोचकर भी लोग चक्कर खा जाएं। इसी वजह से चुनावी बॉन्ड के नाम पर इतनी बड़ी रकम देने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज और इसके मालिक सैंटियागो मार्टिन की भी चर्चा तेज हो गई। ये नाम पहली बार पूरे देश में गूंजा। सैंटियागो मार्टिन को लॉटरी किंग के नाम से भी जाना जाता है। मार्टिन चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट के मुताबिक सैंटियागो मार्टिन ने 13 साल की उम्र में लॉटरी के धंधे में कदम रखा और फिर पूरे भारत में इस धंधे का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। लेकिन सैंटियागो मार्टिन के लॉटरी